हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करवाने से पहले हम कुछ सब्जेक्टिव के बारे में थ्योरी कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आसानी से आप लोग भी सॉल्व कर पाएंगे, हम लोग भी यहाँ से बता देंगे। वीडियो देखने से पहले आप लोग कृपया करके लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। देखिए, ये चीज़ करने से पहले सबसे पहले हम थ्योरी पर चलते हैं, थ्योरी के बाद फिर से हम ऑब्जेक्टिव पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। आय किसको कहा जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, देखिए समझने के लिए समझिए, जैसे एक मजदूर भर दिन कोई काम करता है, परिश्रम करता है, बिल्कुल, उसके बदले में उसको जो रकम मिलता है, मुद्रा मतलब रुपया मिलता है, उससे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। कोई अपना मानसिक कार्य करता है, मानसिक कार्य जैसे डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, वकील हुआ, ये लोग क्या करते हैं, परिश्रम तो करते हैं लेकिन मानसिक परिश्रम करते हैं। जैसे एक मजदूर शारीरिक परिश्रम करते हैं, उसी तरह डॉक्टर ये सब क्या करते हैं, मानसिक कार्य करता है, उसके बदले में उसको जो रुपया मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। आय समझ में सभी को। फिर भी अगर आय से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हमें उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक ये जो है भारत का राष्ट्रीय आय, इसके बारे में। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय आय है वो काफ़ी कम है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है, $950। आप समझ रहे हैं $1 बराबर कितना, कभी कभी रुपया बढ़ता है घटता है। और आप लोग को अभी करंट पता है, $1 बराबर $71 है, $72 है या $75 है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, मेन पॉइंट पर देखते हैं जिससे परीक्षा के लिए उपयोगी हो। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 46,040। ठीक है, डॉलर। इंग्लैंड का 42,740, चीन का 2,360, बांग्लादेश का $870। चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, किसने गरीबी के, एक सेकेंड, किसने गरीबी के कुचल की धारणा को बतलाया था। देखिए इसका सही आंसर होगा रेगनर नर्क्स ने। ये जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। क्या थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही बताया था गरीबी क्या होता है, गरीबी को जन्म देती है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इस कथन को किसने कहा था, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नर्क्स ने। आगे क्वेश्चन में आएगा, आप लोग इसका सही जवाब दे देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सही जवाब दे देंगे। लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और सब्सक्राइब कर शेयर करते रहे। ठीक है, अपने दोस्तों यारों को भेजते रहे। चलिए आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में भी लगा दी जाए तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो विदेशों में हमारा जैसे कोई कंपनी है उसमें जो जितना इनकम कर रही है तो वो राष्ट्रीय आय में नहीं हो सीधा, लेकिन वो राष्ट्रीय आय में आएगा, उसको भी सम्मिलित किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। जो मेन पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है, उसी को कवर करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। चलिए देखिए, भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी। ठीक है, जितना भी ये सब डाटा सब है ना, ये सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत ही होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSO कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CSO। कभी कभी पूछ लिया जाता है जो CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेगा इससे। चलिए आगे चलते हैं इसमें। देखिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेगा, जो y बराबर C प्लस I का फॉर्मूला किसने दिया था। ठीक है, y क्या होता है, राष्ट्रीय आय, C उपभोग, I इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका जो है क्या आंसर होगा, प्रोफेसर केन्स। क्या होगा, प्रोफेसर केन्स। हम नीचे कर देते हैं, यही ने इस फॉर्मूला को दिया था, यही ने। y बराबर C प्लस I। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, आप लोग अच्छा आसानी से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है शक्कर घरेलू उत्पाद, जिसको समझते हैं। ठीक है, इसको फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है उसके बाद। ठीक है, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि प्राय 1 वर्ष में उत्पादित समस्त
अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कर देते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए चलते हैं। इसका डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। इसमें क्या कहेगा, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में भारत की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है, जीडीपी। देखिए भारत में उत्पादित मतलब क्या समझ, उत्पादित समझने की कोशिश करिए। जैसे एक फ्रिज है, उसका उत्पादन किया जाता है, मोबाइल का उत्पादन किया जाता है, आटा का उत्पादन किया जाता है, लोहा बनाया जाता है, ये टीचर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये सेवा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब फिनिश प्रोडक्ट का मतलब समझने की कोशिश करिए। फिनिश प्रोडक्ट मतलब हुआ जो बिक चुका है, ठीक है, जो बिक चुका है उसको काउंट किया जाता है एक साल के भीतर। और याद रखिएगा जीडीपी के अंतर्गत ये जो जितने भी लाइन देख रहे हैं सीमा के अंदर ही होगा, सीमा के बाहर नहीं। ऐसा नहीं है जो विदेशों में क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसमें इसमें काउंट किया जाता है। जीडीपी मतलब घरेलू, ऐसे समझिए, ठीक है। क्या होगा, घरेलू। तो बस इसके अंतर्गत जितना भी एक साल के अंतर्गत उत्पादित होता है, सब कुछ होता है, वो जीडीपी के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझे होंगे तो आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे जीएनपी क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी हुआ सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इससे पहले पढ़े थे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होता है, जीडीपी को और एक्स को ऐड किया जाता है। एक्स मतलब हुआ भारतीय द्वारा विदेशों में कमाई गई आय, ठीक है। जैसे रिलायंस कंपनी हुआ, यहाँ भी वर्क करती है और विदेशों में भी वर्क करती है। विदेशों में जितने भी भारतीय संस्था द्वारा जो कमाया होता है उसको भी क्या किया जाता है, जीडीपी में ऐड किया जाता है। और यहाँ जो विदेशी कंपनी है उसके द्वारा जो अर्जित आय होता है उसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। उसके बाद क्या मिलता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं एनएनपी। एनएनपी का मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हुआ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हुआ, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वो क्या किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। चलिए अगले पॉइंट पे। ये जो जितना भी फिनिशिंग वर्क हुआ, ठीक है, और ये पहले जो हम नया खरीदे थे, कितना खरीदे थे, 50,000 रुपया में। एक साल के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, 30,000। ये जो घाटा हुआ ना, मतलब ये जो कमी, ये जो इसका डिफरेंस हुआ 50,000 से कितना हो गया, 30,000। उसी को क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास, ठीक है। जो भी कंपनी में एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, मेंटेनेंस चार्ज लगता है, जो भी लगता है वो मूल्यह्रास के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे पॉइंट पर चलते हैं। चलिए देखिए राष्ट्रीय आय की गणना किस पे किया जाता है, एक तो चालू कीमत पर किया जाता है और एक स्थिर कीमत पर किया जाता है। 2017-18 में और पिछला आधार वर्ष कितना था, 11 वर्ष में। हम जानेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय आय तो आप समझ ही गए होंगे, बटा कुल जनसंख्या। देखिए आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, वो लोग क्या कमाते हैं, टोटल मिला के वो लोग कोई 10,000 कोई 20,000 ऐसे कर करके टोटल क्या करते हैं, 1 लाख कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं। अब मेंबर कितने हैं, 5। उससे आप भागा दे दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, ठीक है। जैसे पाँचों मिलके 1 लाख रुपए कमाता है और मेंबर कितना है, 5 मेंबर है, जो उससे भागा कीजिएगा तो कितना होगा, 20,000। तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और शेयर करते रहे, ठीक है। चलिए हम जानेंगे पहला, भारत के किस राज्य की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो याद रखिए गोवा की कितना है, 4,30,081 रुपया प्रति व्यक्ति है, ठीक है। सबसे कम किसका है, सबसे कम अपना बिहार का है, कितना है, 40,982 रुपया, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। जब आप हम क्वेश्चन पर चलेंगे देखिएगा आसानी से सब कुछ बनेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इससे पहले भी चर्चा हुए थे, CSO केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना ये VBI करके लगा लीजिए, ठीक है। कितना में हुआ था, मई 1951 में। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पर आधारित होता है। ये काफ़ी VBI है, ये सवाल डायरेक्ट हिट करेगा। VBI कर लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से
31 मार्च पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया गया है। एक हुआ प्राथमिक क्षेत्र, एक हुआ द्वितीय क्षेत्र, एक हुआ तृतीय क्षेत्र। आई होप इतना तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होता है इसके प्राथमिक क्षेत्र में? मुख्यतः कच्चे माल, जैसे देखिए आलू सब क्या हुआ, ये सब कच्चे माल हुआ। ठीक है, और ये क्या करेगा, आलू सब कंपनी को हाथे बेच देगा, और कंपनी वाला क्या करेगा, चिप्स बनाएगा और सामान पे भेज देगा। ये जो जितने भी कच्चे माल से होता है ना, वो क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, खनन हुआ आदि। ठीक है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में वो क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में, एक सेकंड रुकिए, हाँ, गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग, ऐसे समझिए उद्योग सब जितना भी है, कारखाना सब, उद्योग सब हुआ, वो क्या करता है, कच्चे मालों को अपना लेता है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जितना भी फैक्ट्री हुआ, उद्योग हुआ, सब जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या हुआ, यही कंपनी चिप्स बना के क्या करेगा, सेवा, जैसे यातायात सब जो है ना, उसको क्या देगा, दे देगा, जो सबको बांट देने, मतलब एक तरफ से बेचने के लिए। वो देखिए, ये हुआ प्राथमिक क्षेत्र, ये हुआ द्वितीय क्षेत्र, ये हुआ तृतीय क्षेत्र। सबसे पहले तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है समझने की कोशिश करते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यातायात हुआ, बीमा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ इत्यादि। ठीक है, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कृषि का मेन रोल था, लेकिन आजकल सेवा का मेन रोल हो गया। कृषि कितना परसेंट है, 19%। कितना है, 19%। उसका उद्योग कितना है, 26%। और सेवा कितना है, 55%। आजकल परीक्षा में आ रहा है जो सबसे अहम योगदान किसका है, तो क्या लगाओगे, सेवा। क्या लगाओगे, सेवा। आई होप अभी आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं। जैसे हम सब्जी को उपजाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उससे हम पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद हम अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे कुछ सामान खरीदना हुआ, फिर रुपया खत्म होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर क्या करेंगे, खर्च करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना किस पे होता है, उत्पादन पे, आय पे, व्यय पे, बस यही तीनों पे राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला पॉइंट पे कवर करते हैं। राष्ट्र के आर्थिक स्थिति के आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय दंड है। क्या है, सर्वाधिक विश्वसनीय दंड, मापदंड है, दंड नहीं मापदंड है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। हम आशा करते हैं अब जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ना, ज़्यादातर आप लोग जवाब दे देंगे। चलिए हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। बात कर चुके हैं, फिर भी आपके जो बिहार बोर्ड की है उसमें से भी हम आपको डाटा अति कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। इससे आपका वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी सुविधा होगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। इससे हम अपना घर पे भी एक एग्जांपल देके बता दिए हैं। जो आपके घर में इतना मेंबर है और उससे आपको जितना भी टोटल इनकम होता है, और उसके बाद जो जितना मेंबर है उससे भाग दे दीजिए, आराम से प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट पर कवर करते हैं। पॉइंट निकाल के अथी किए हैं। देखिए, यही है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय मतलब कोई ऐसा मापदंड नहीं था, तो बस दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1967-68, लेकिन परीक्षा में आता है कितना ईस्वी, 1968 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना बताई थी, 20 रुपया। याद कीजिए, मतलब यही है दादा भाई नौरोजी जो है, यही है। ये जो है लॉर्ड कर्जन है, जिन्होंने 1901 में प्रति व्यक्ति आय कितना बताई थी, 30 रुपया। कितना बताई थी, 30 रुपया। एक क्वेश्चन आएगा, पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था, तो VKRB राव ने किया था। यही है VKRB राव। ठीक है, जिन्होंने 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। चलिए, आई होप इतना तक आप लोग क्लियर होगा। लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। चलिए ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए, आपके ये जो BTC किताब है, बिहार बोर्ड टेक्स्ट बुक जो है, उसमें भी मेंशन है, भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने, किसने, दादा भाई नौरोजी ने, आगे चलते हैं,
राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? उन्होंने अपनी पुस्तक, देखिए कभी कभी पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, पॉवर्टी एंड अनबिजनेस रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितने बताया था? 20 रुपया बताया था। चलिए यहाँ तक समझ गए। और एक मेंशन कर लीजिए यहाँ पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति गठन किया था, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1948-49 में देश की कुल राष्ट्रीय आय की कितना बताया? 8,650 करोड़। ठीक है, 8,650 करोड़ बताई तथा प्रति व्यक्ति आय कितना बताया? 246 रुपया 9 पैसा। कितना बताया? 246 रुपया 9 पैसा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, आगे चलते हैं। सारांश है उसको भी हम एक बार कवर कर लेते हैं, उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगा। देखिए पहला पॉइंट है, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है, वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आकलन में जहां कुल उत्पाद, घरेलू उत्पाद नकारात्मक इतना था। चलो ये सब कोई पॉइंट नहीं कवर करने वाला है, ये पॉइंट कवर करते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और मान आंकड़ा है। प्रत्येक देश में ऐसी संस्था है जो उस देश की आय के प्रमाणित आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। तीसरा है, ये पॉइंट वाला है, इसको नोट कीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात। अनुपात मतलब राष्ट्रीय आय में प्रत्येक जनसंख्या से क्या कीजिएगा? भाग दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सा है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CSO। चलिए आगे चलते हैं। ये तो सभी को मालूम है। दादा भाई नौरोजी ने, उद्योगपति कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 1968 में। आप देखिए याद रखिएगा 1968, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से 1968 पूछा जाता है। उसने 20 रुपया बताया था। अब वैज्ञानिक पद्धति जो था, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति किसने दिया था? BKRB राव ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पर चलते हैं। आगे पॉइंट चलते हैं। देखिए उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, और निम्नतम क्या है? बिहार। देखिए यहाँ पे ये पुरानी किताब है, इसलिए इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अब कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए ये काफ़ी BBI है, इसको आप मेंशन कर लीजिए। ठीक, देखिए रिपोर्ट के अनुसार सन 8 और 9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25,494 रुपया। ठीक है, कितना था? 25,494 भारत का प्रति व्यक्ति आय। तथा बिहार का कितना था? 5 और 6 ईस्वी में 6,610 रुपया। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। देखो बिहार के 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा जिला है? पटना है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखो मैंने पिछली बार पढ़ा, इसमें थ्योरी में पढ़ा था, कितना था? 25,494 रुपये। ऐसा समझ में। चलिए दूसरी प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी? देखिए स्वतंत्रता पूर्व जो थी कैसी थी अर्थव्यवस्था? कृषि प्रधान थी, लेकिन अब क्या है? सेवा प्रधान। ठीक है, अब सेवा का प्रतिशत कितना हो गया? 53% एभव हो गया, जबकि कृषि का परसेंट उस टाइम 50 से एभव परसेंट था और सब कृषि आधारित था। सब जितना भी था कृषि आधारित था। अब धीरे धीरे कृषि से धीरे धीरे इसका जो है मतलब सेवा खत्म हो रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न पे क्या है? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ये इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों ने। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। आए समझ में। चलिए क्या होगा? अंग्रेज। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? देखिए अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ठीक है, आए समझ में। ठीक, आगे चलते हैं। 1 सेकंड 2 मिनट के लिए। कौन कौन है? पूंजीवादी है। पूंजीवादी कहाँ पे है? अर्थव्यवस्था पूंजीवादी कहाँ पे है? अमेरिका जैसे देशों में है। ठीक है, वहाँ क्या होता है? निजी कंपनियों का स्वामित्व जो है सरकार पे अपेक्षा ज़्यादा रहता है और सरकार को है वहाँ सीमित रहता है उसको। जहाँ देखिए एक निजी संस्था, कोई भी निजी संस्था ले लीजिए, जैसे टाटा ले लीजिए, ये सब क्या हुआ? निजी संस्था है। इसमें क्या है? निजी आदमी का
वर्चस्व ज़्यादा रहता है। ठीक है, पूंजीवादी में क्या होता है, निजी व्यक्तियों का वर्चस्व ज़्यादा रहता है। दूसरा होता है समाजवादी, क्या होता है, समाजवादी। समाजवादी में क्या होता है, ये जैसे समझिए, जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, चर्च हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आता है, समाजवादी। यहाँ क्या होता है, सरकार का ज़्यादा अस्तित्व रहता है, इस पे क्या होता है, सरकार का ज़्यादा रहता है। एक सेकंड। ठीक है, पहला हुआ पूंजीवादी, दूसरा हुआ समाजवादी, तीसरा हुआ मिश्रितवादी। ध्यान, एक बात और क्वेश्चन आता है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो क्या है, मिश्रित। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण ही क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, सरकार का भी होता है, सरकार का भी हक रहता है, और पूंजीवादी का मतलब एक निजी व्यक्ति का भी होता है। ठीक है, और समाजवादी में क्या होता है, सिर्फ सरकारों का रहता है, पूर्णतः सरकार का दायित्व रहता है उस पर। जितना भी सरकारी चीज हुआ ना, सरकारी संपत्ति हुआ, सरकारी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, सिर्फ सरकारों का होगा। और जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर पर सरकार सिर्फ टैक्स ही ले सकती है ना, अधिकार तो नहीं कर सकती है। तो इसलिए जितनी भी प्राइवेट सेक्टर सब हुआ वो सब पूंजीवादी के अंतर्गत हुआ। और मिश्रित में पूंजीवादी और सरकार दोनों क्रम रूप से काम करते हैं। आगे चलते हैं, आगे है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया। ध्यान देने वाली बात है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, मतलब एक तरफ से दुरुपयोग किया उसका, एक तरफ से मतलब समझिए जो उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ। देखिए, आज़ादी के बाद जो था कृषि, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि आता है, उसका क्या हुआ, घटता गया। ठीक है, अब पहले सेवा कम था, सेवा क्षेत्र के अंदर पहले कम था, लेकिन अब क्या हुआ, पहले नंबर पर आ गया। ये जो पहले नंबर पर था वो क्या हुआ, सबसे नीचे आ गया। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। इससे पहले मैंने थ्योरी में कर लिया था, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरी में साफ साफ क्लियर बता दिया है, जो भारत के बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, 2 बताए थे, किस जिले का सर्वाधिक आय अधिक है और किस जिले का सर्वाधिक आय कम है। तो आप लोग अधिक में दीजिएगा, 7 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे करके आप लोग कमेंट दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं। देखो, पूरक से हम समझने की कोशिश करते हैं, वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है। पूरक मतलब साथ साथ किया जाता है कोई उद्देश्य के लिए। ठीक है, फिर से बताते हैं, पूरक वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है। क्या किया जाता है, साथ साथ किया जाता है। आए समझ में। 9 नंबर पर चलते हैं। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या है। देखिए, विकास और वृद्धि में कोई भी अंतर नहीं है। विकास और वृद्धि हम समझते हैं, विकास क्या होता है, जन्म से लेकर मरण तक होता है, और वृद्धि क्या होता है, एक समय के बाद रुक जाती है। उसके बाद 10 नंबर में चलते हैं। सतत विकास क्या है। देखिए, सतत विकास में हम समझने की कोशिश करिए, वो विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। फिर समझने कीजिए, सतत विकास क्या है। वो विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास है। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, इसलिए इसका क्या आंसर होगा आप लोग खुद ही कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। आय का पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। ध्यान दीजिए, इसका हम थ्योरी पहले आपको करवा देते हैं, उसके बाद फटाफट देखिएगा, इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले थ्योरी पे चलते हैं। चलिए देखिए, जिस प्रकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, देखिए अभी क्वेश्चन करवा रहे थे ना, उसमें डायरेक्ट हिट करता है। जैसे देखिए, सिंपल सी बात सोचिए, कोई मजदूर, देखिए यहाँ देखिए, कोई मजदूर भर दिन काम करता है, मेहनत करता है, उसका परिश्रम क्या हुआ, एक तरफ से क्या हुआ, उसको कह सकते हैं मुआवजा। जैसे वो मेहनत किया, मेहनत के बदले जो मिलता है, तो जो मेहनत किया उसको क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है ना। जैसे देखिए,
गाँव घर की देसी भाषा में समझिए भूमि क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको मनखब पर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मनखब पर दे देते हैं, और दे देते हैं इतना जो आप 1 साल में जो भी फसल करना है आप लोग कीजिए, और उसके बदले भूमि के बदले हमको क्या दे दीजिए, लगान। क्या दे दीजिए, लगान। पारिश्रमिक मतलब समझ गया ना, उसके बदले जो मिलने वाली जो होता है, जैसे एक तरफ से आप समझिए मजदूरी हुआ, कुछ भी हो, उसके बदले मुआवजा समझ लिए। क्या समझ लिए, मुआवजा। ये पारिश्रमिक मतलब समझ गए ना, जैसे हम किसी को भूमि दे रहे हैं, उसके बदले हमको जो मुआवजा दे रहे हैं उसी को पारिश्रमिक कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे आएगा, भूमि का पारिश्रमिक क्या है, तो क्या होगा, लगान होगा। आप लोग आमिर खान का मूवी देख सकते हैं लगान, उससे और क्लियर हो जाएगा। दूसरा कहता है, दूसरा देखिए इसका काफी बीबिया है, आप नोट कर लीजिएगा। भूमि का पारिश्रमिक क्या हुआ, लगान हुआ, ठीक है। उसके बाद है श्रम। श्रम जैसे कोई मजदूर मेहनत करता है तो उसके बदले उसको क्या मिलता है, मजदूरी। क्या मिलता है, मजदूरी, रुपया मिलता है ना, तो वही क्या उसका हुआ, मजदूरी है। तीसरे प्रश्न कहता है, देखिए आराम से, जो पूंजी का पारिश्रमिक क्या हुआ, जैसे हम किसी को रुपया देते हैं तो हमको क्या देता है, ब्याज देता है। तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या हुआ, ब्याज हुआ। वो जो हमको इंटरेस्ट देता है वही उसका क्या हुआ, पारिश्रमिक हुआ, पूंजी का, ठीक है। आगे हम व्यवस्थापक का पारिश्रमिक क्या हुआ, जैसे हम किसी कंपनी खोले हुए हैं तो वहां मैनेजर रखेंगे ना, कहीं और 4 घस क्या दी। जैसे व्यवस्थापक का पारिश्रमिक क्या हुआ, डायरेक्ट हिट करता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग, हम सिंपल सी कोई भी कंपनी खोलेगा तो वहां एक व्यवस्थापक मैनेजर को रखिएगा, तो उसको आप क्या कीजिएगा, वेतन दीजिएगा। क्या कीजिएगा, वेतन दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं, आगे चलते हैं। उद्यमी का पारिश्रमिक क्या हुआ, लाभ। जैसे हम कोई बिजनेस खोलते हैं, क्या खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, उसमें क्या होता है, लाभ भी होता है और हानि भी होता है। चलिए ये लोग आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, उससे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थ्योरी छूट गया था इसलिए हम अभी कवर करवा दिए हैं, अब आगे हम थ्योरी पर चलते हैं, ठीक है। क्या कर लिया, आय एक क्या है, पारिश्रमिक है, ठीक है, जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। देखिए कोई मानसिक बल पे पाता है, कोई शारीरिक बल पाता है, कोई बौद्धिक बल पे पाता है, ठीक है। बौद्धिक के बल पे वो हुआ जो कुम्हार समाज जितना भी है ना, बुद्धि का प्रयोग करता है। मानसिक कोई टीचर वीचर जितना भी है, मानसिक बल पे क्या करता है, रुपया अर्जित करता है, आय कमाता है। कोई क्या करता है, शारीरिक बल पर, जैसे मजदूर क्या करता है, शारीरिक बल पर क्या करता है, परिश्रम करता है। क्या करता है, परिश्रम करता है, उसके बाद उसको क्या मिलता है, रुपया मिलता है, आय मिलता है, ठीक है। इसलिए इसका क्या आंसर होगा, डी। क्या होगा, डी, सभी क्या होगा, डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। श्रम का पारिश्रमिक क्या होगा। मैंने इससे पहले भी थ्योरी करवा दिया है, उसमें बताया था श्रम मतलब मजदूरी। क्या हुआ, जैसे मजदूर भर दिन मेहनत करेगा तो उसको क्या मिलेगा, मजदूरी। क्या मिलेगा, मजदूरी। आई होप आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पूंजी। क्या कहते हैं, पूंजी। याद रखिएगा, जब हम किसी को रुपया देते हैं तो हमको क्या देता है, ब्याज देता है। क्या देता है, ब्याज देता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। चलिए इससे पहले मैंने थ्योरी बताया है, इसलिए 14 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिएगा और साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त यारों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग कृपया करके लाइक करते जाइए और वीडियो सेक्शन चलते जाइए, ठीक है। जितना आप लोग लाइक कीजिएगा उतना मोटिवेट होंगे और आप वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा आप लोगों को मटेरियल कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, इससे पहले मैंने थ्योरी में बता दिया था, देखिए सब थ्योरी मैंने करवा दिया है। आप देखिए, गरीबी को जन्म देती है, यह ये कथन किसका है। देखिए रेगनर्स नर्क्स ने, किसने कहा था, रेगनर्स नर्क्स ने। आए समझ में, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। विकसित राज्यों में, जैसे विकसित राज्य क्या है, अमेरिका है। क्या है, अमेरिका हुआ, ये सब क्या हुआ, विकसित राज्य हुआ। विकसित राज्यों में ऊंची होती क्या होती है, प्रति व्यक्ति ऑटोमेटिक है। अगर प्रत्येक आदमी ज्यादा कमाएगा तो वो क्या हुआ, देश विकसित होगा ही, सिंपल सी बात है। चलिए अपना भारत क्या है, विकासशील, विकसित की राह पे है लेकिन अभी नहीं है, अभी सिर्फ विकासशील है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल है। क्या शामिल है, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। यहां तक आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर। ध्यान दीजिए, अंतर पूछ रहा है ना, खर्च। जैसे हम कोई कंपनी खोले, वहां पे इतना सामान को उत्पादन किए, उत्पादन करने के बाद वो जो मशीन हुआ उसमें क्या हुआ, टूट फूट होगा, खराब होगा, वो सब क्या होते हैं, मूल्यह्रास को थ्योरी में बताए थे। मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो चीज मिलता है वो क्या मिलता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, NNP, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या कहता है? राष्ट्रीय आय समतुल्य है। क्या है? राष्ट्रीय आय समतुल्य है। ध्यान दीजिए, इसका जो है क्या आंसर होगा? उपभोग व्यय एवं विनिमय के योग। ठीक है, क्या होगा? उपभोग व्यय एवं विनिमय के योग। चलिए, आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नंबर क्या कहता है? राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, केवल 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 राष्ट्रीय राष्ट्रीय। देखो, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तीनों। क्या होगा? उपयुक्त तीनों। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये थ्योरी मैंने करवा दिया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष कितना था? इसका कितना आंसर होगा? 1868 ईस्वी में। तो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में कितना रुपया लगाया था? 20 रुपया। कितना रुपया लगाया था? 20 रुपया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर पर चलते हैं। 23 नंबर क्या कहता है? राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। क्या है? इसका क्या होगा? व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य। इसका क्या होगा? तीनों आंसर होगा। क्या होगा? तीनों आंसर होगा। डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? देखिए 2005 बोल रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार ये $720 होगा। अगर 2007 कहता, कितना? 2007 कहता तो कितना हो जाता? $920। अब $1 71-72 रुपया, ये हमेशा मूल्य चेंज होते रहता है। अब उससे गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? देखिए, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप इसका जवाब कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम समझेंगे जो आप लोग पूरा वीडियो देखे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ध्यान दीजिए, ये जो है आयकर को है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ये कितना बार क्वेश्चन हो चुका है। अब उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये की दर से लगाया था। कितना लगाया था? 20 रुपये। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर कितनी थी? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 4.2%। कितना होगा? 4.2%। आगे प्रश्न पर चलते हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व या स्वतंत्रता तक बोलिए, बाद में पहले किसका था? कृषि क्षेत्र का था। लेकिन आजकल जो है सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? सेवा क्षेत्र। कहीं भी पूछेगा सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का। चलिए आगे चलते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। क्या होगा? उपयुक्त तीनों। क्या होगा? उपयुक्त तीनों। 31 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? देखिए, इसका सही आंसर होगा कृषि। क्या होगा? कृषि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? बताइए आप लोग, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 32 नंबर, y बराबर C+i फॉर्मूले किसने बताया? ये मैंने थ्योरी में करवा दिया था, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा उत्पादन के साधनों की आय। उत्पादन के साधनों की आय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका मैंने थ्योरी करवा दिया है और आप लोग इसका कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ये सभी को आना चाहिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कितना है? 1 अप्रैल से 31। आई होप आप लोग मेरे लेक्चर से खुश हुए होंगे
हमें उम्मीद है कि आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, अपने जितने भी फैमिली है, दोस्त यार है, सबके यहाँ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का, अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, बाय बाय। हम तब तक अगली अगली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपलोड करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।